नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 63 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 63 का जो पहला क्वेश्चन है कि अजंता पेंटिंग की विषय वस्तु क्या है। तो अजंता पेंटिंग की अगर विषय वस्तु की बात करते हैं तो वो है बौद्ध मत। तो बुद्धिज्म जो है वो अजंता पेंटिंग की विषय वस्तु है, इस बात को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन इस बारे में पूछ सकते कि अजंता जो पेंटिंग है इसमें जो बौद्ध मत के बारे में बताया गया तो क्या क्या यहाँ पर दर्शाया गया है। तो यहाँ पर बुद्ध के जीवन के बारे में, बुद्ध के जो उपदेश है उनके बारे में और बुद्ध की जो जातक कहानियाँ हैं उनके बारे में बताया गया है, इस बात को आपने याद रखना है। अजंता पेंटिंग के अलावा आपको अजंता की गुफाओं के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर मैं अजंता की गुफाओं की बात करता हूँ तो ये महाराष्ट्र में स्थित है और महाराष्ट्र में भी कहाँ पर, औरंगाबाद जिले में। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में आपकी कौन सी अजंता की जो केव्स है, अजंता की जो गुफाएं हैं, इस बात को आपने याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि अजंता की जो गुफाएं हैं वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो अगर अजंता की गुफाओं की बात करें तो ये बागोरा नदी, कौन सी नदी, बागोरा नदी है, उसके किनारे स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है कि किस नदी के किनारे, तो बागोरा नदी के किनारे स्थित है। अब क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन एक बार ये पूछा था कि जो अजंता की जो गुफाएं हैं उनको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनेस्को में अजंता की गुफाओं को 1983 में शामिल किया गया था, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए अगर आप भी एचपी टीजीटी कमीशन या जेबीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं और आप भी अपना टीजीटी कमीशन और जेबीटी कमीशन के प्रत्येक सब्जेक्ट 11 से 12 सब्जेक्ट लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ देखना चाहते हो मात्र और मात्र कितने रुपए में, 499 रुपीज़ में, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 7876145409। हम आपके लिए यहाँ पर लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं और जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे 11 से 12 वो आपको हम पढ़ा रहे हैं। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप भी एनरोल होना चाहते हैं, जहाँ पर 300 से ज़्यादा बच्चे अभी तक एनरोल हो चुके हैं। देखिए अगर मैं अजंता की गुफाओं की बात करता हूँ तो बात कर रहे थे इसकी, तो इसका जो निर्माण है वो वाकाटक वंश के एक राजा थे हरिसेन, इनके शासनकाल के दौरान हुआ था। तो वाकाटक वंश का भी जो है वो संबंध है किन गुफाओं से, अजंता की गुफाओं से, और ये हरिसेन जो है इसके शासनकाल में जो है ये बनाई गई थी। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाले ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि जो अजंता की जो गुफाएं हैं इनकी खोज किसके द्वारा की गई। तो इनकी खोज जो है वो 1819 में किसके द्वारा, जॉन स्मिथ, किसके द्वारा भाई, जॉन स्मिथ के द्वारा अजंता की जो गुफाएं हैं इनकी खोज की गई थी, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अगर आप अजंता की गुफाओं के बारे में पढ़ते हो तो फिर एलोरा की गुफाओं के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि मैं ज़्यादा डेप्थ में वीडियो लेके, क्योंकि कमीशन की जो मेरी वीडियो रहती है वो अच्छे लेवल पे रहती है, क्योंकि कमीशन का एग्ज़ाम अच्छे लेवल पे ही होना है, काफ़ी समय से नहीं हुआ है तो क्वेश्चन अच्छे ही आने वाले। एलोरा की गुफाओं की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से 29 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो याद रखना है औरंगाबाद की किस दिशा में, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो 29 किलोमीटर दूर है और किस दिशा में, उत्तर पश्चिम में है। अच्छा, स्थानीय जो भाषा में जो है, स्थानीय लोग जो वहाँ के हैं इसको वैरुल क्या कहते हैं, वैरुंग लेनी। तो याद रखना है वैरुल लेनी जो है वो किसको कहा जाता है, तो एलोरा को जो है वैरुल लेनी भी कहा जाता है। अगर मैं एलोरा की गुफाओं की बात करता हूँ तो इनका जो निर्माण है वो राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था और इनको भी यूनेस्को साइट में 1983 में ही डाला गया था, इस बात को आपने याद रखना है। तो इनको यूनेस्को साइट में कब डाला, 1983 में ही डाला, इस बात को आप याद रखेंगे। और एलोरा की जो गुफा है, यहाँ पे जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, ये भी बहुत बार एक क्वेश्चन आया कि एलोरा की गुफाओं में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो एलोरा के मंदिर में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम, याद रखना राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा ही करवाया गया था। अगर राजा कृष्ण प्रथम की बात करें तो इसका कार्यकाल 756 से 773 ईस्वी, और आजकल जो हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अपने बैचेज में तो वहाँ पर हम राष्ट्रकूट वंश के बारे में बहुत डिटेल से, दक्षिण भारत का ये राष्ट्रकूट वंश था, यहाँ इसके बहुत सारे राजा हुए, दंती दुर्ग हुआ, कृष्ण प्रथम हुआ, कृष्ण तृतीय हुआ, बहुत सारे राजा हुए थे। और चोल वंश हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, चोल वंश एक 3री शताब्दी में आया, एक 9वीं शताब्दी में आया। तो अगर आप हमारे बैचेस से जुड़ रहे हो ना भाई, 499 हमारा पैसा कमाना हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, ये वो फीस है जो प्लेटफॉर्म फीस आपकी लग रही है, चार्जेस वाईफाई चार्जेस है, लाइट वगैरह है, तो इस चीज़ के चार्जेस है। आप एक बार 499 देकर एनरोल होइए। अगर आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ, आप अगले मंथ से खुद बोलेंगे कि 4999 की नहीं, 4999 की से भी कम की कोचिंग है। तो ये आपको
आपको पता चलने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो अगर सूर्य मंदिर की बात करते हैं तो याद रखना है, ये क्वेश्चन जो पिछले वाला था, एलोरा की गुफा में जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनाए गए थे वो किसके द्वारा, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाए गए थे, ये क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन जो बोल रहा है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, ये तो टेट में भी ऐसा क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन आता है। ये कोणार्क में है, ये तो पता चल गया जी, कोणार्क में है। अच्छा, कोणार्क कहाँ पर, उड़ीसा में। तो कोणार्क उड़ीसा में जो है वो क्या है, सूर्य मंदिर स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन आ सकता है, आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल तक आपको क्वेश्चन पता होने चाहिए कि जो 10 रुपये की जो भारतीय की जो करेंसी है, 10 रुपये का जो नोट है, उस पर किसके चित्र है, तो उस पर भी कोणार्क के जो मंदिर है उसका जो रथ है उसके चित्र है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, इस मंदिर का जो निर्माण है, जो कोणार्क जो मंदिर है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में कब करवाया गया था भाई, 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम, किसके क्या नाम है भाई, नरसिंह देव प्रथम। तो गंग वंश का राजा था, कौन सा वंश था, गंग वंश। गंग वंश का राजा क्या नाम था, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। इस बात को आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नरसिंह देव प्रथम। तो नरसिंह देव प्रथम ने क्या बनवाया था, इसने बनवाया था अपना कोणार्क का सूर्य मंदिर। इस बात को आपने याद रखना। अच्छा, इसको यूनेस्को में कब डाला, तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसको यूनेस्को में डाला 1984। कब डाला गया, 1984 में कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को में डाला गया। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसको भारत के ब्लैक पैगोडा, क्या बोलेंगे भाई, भारत में इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत का ऐसा कौन सा मंदिर है जिसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, तो भारत का कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। अब क्यों ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, तो ये सामने से एक काले शेप का दिखाई देता है, इसलिए इसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। और ये पैगोडा जो है वो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपने याद रखना। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में भी एक सूर्य मंदिर है। अगर मैं हिमाचल प्रदेश के सूर्य मंदिर की बात करता हूँ तो ये कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सूर्य मंदिर कहाँ पर है, नीरत। कहाँ, कौन सी जगह भाई, नीरत, तो नीरत में है। अच्छा, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किस नदी के किनारे है, ये भी एक बार क्वेश्चन आया था। जैसे कि आपने ये बताया कि जो अजंता की जो गुफाएं हैं वो बाघोरा नदी के किनारे है, उसी प्रकार जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किस नदी के किनारे, तो है चंद्रभागा नदी। कौन सी नदी, चंद्रभागा नदी। तो चंद्रभागा नदी के किनारे है आपका कौन सा मंदिर, आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर। इस बात को आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर जाता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दिल्ली का वो सुल्तान जिसने अपना जीवन वृत्त लिखा था। तो दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान है जिसने अपना जीवन वृत्त लिखा था, तो वो और कोई नहीं, वो था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। जीवन वृत्त मतलब कि अपनी आत्मकथा, अपनी जो क्या बोलेंगे आप इसको अपने बारे में ऑटोबायोग्राफी जो इसने लिखी थी वो खुद लिखी थी, जिसका नाम क्या था, तो याद होना चाहिए फिरोज शाह तुगलक की जो जीवन वृत्त था, इसकी जो ऑटोबायोग्राफी थी वो थी फुतुहात ए फिरोज शाही। क्या बोलेंगे, फुतुहात ए फिरोज शाही। नाम अटपटा है लेकिन याद होना चाहिए। तो फुतुहात ए फिरोज शाही जो है वो फिरोज शाह तुगलक की क्या थी, आत्मकथा का नाम था। देखिए, ये 32 पन्नों की आत्मकथा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कमीशन में, कितने पन्नों की है, तो फुतुहात ए फिरोज शाही 32 पन्नों की एक आत्मकथा है। और फिरोज शाह तुगलक किस वंश के, तो ये देखो तुगलक आ रहा है पीछे, तो फिरोज शाह तुगलक एक तुगलक वंश के राजा थे। और अगर इनकी बात की जाए तो इनका जो शासनकाल था, टाइम पीरियड भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, 1351 से 1388। तो 1351 से 1388 के बीच फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड था। इस बात को आपने याद रखना है। इसका जो जन्म हुआ था वो 1309 के आसपास हुआ था। और इसने बहुत सारे नगर बसाए थे, जैसे कि फिरोजाबाद नगर किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। हिसार किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। फतेहाबाद किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। तो इस सारे जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए थे। अच्छा, इसने सिंचाई के लिए जो है इसने नहरों और जलाशयों का निर्माण भी करवाया था। तो नहरों और जलाशयों का निर्माण किसके द्वारा, तो ये निर्माण करवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला तुगलक वंश का राजा, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। तो ब्राह्मणों पर जो है वो जजिया कर लगाने वाला पहला राजा, तो याद रखना वो कौन था, फिरोज तुगलक था। इस बात को आपने याद रखना। देखो, नहरों और जलाशयों का निर्माण को बढ़ावा दिया था इसने, ठीक है। निर्माण जो सिंचाई के लिए जो नहरों का निर्माण करवाया था वो ग्यासुद्दीन तुगलक ने करवाया था, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक था। याद रखना है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो तुगलक वंश का संस्थापक था ग्यासुद्दीन तुगलक।
ग्यासुद्दीन तुगलक। और इसी ने ग्यासुद्दीन तुगलक ने ही क्या क्या करवाया था, तो ग्यासुद्दीन तुगलक ने ही भाई, याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण भी करवाया था। अच्छा, बलबन ऑप्शन में दिया है, इसके बारे में भी ज़रूर पढ़ लेते हैं। ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन रहने वाला है, थोड़ा ध्यान ध्यान से सुन ले, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, बलबन की बात करते हैं। देखिए बलबन ने क्या किया था, तो बलबन के द्वारा, बलबन गुलाम वंश से संबंधित था और इसका जो शासनकाल है वो 1266 से 1287 ईस्वी तक था। पहले तो आपको इस बात को याद रखना है। अच्छा, ये भी आप समझ गए। बलबन के द्वारा क्या किया गया था, तो इसके द्वारा ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी, क्या बोलेंगे भाई, रक्त और लो, तो रक्त और लो की जो नीति है वो किसके द्वारा चलाई गई थी, तो ब्लड एंड आयरन की जो पॉलिसी है वो बलबन के द्वारा चलाई गई थी। इसके द्वारा एक फारसी जो धर्म है उसका एक फेमस फेस्टिवल है नवरोज, तो नवरोज फेस्टिवल किसके द्वारा, नवरोज त्यौहार किसके द्वारा चलाया गया था, शुरू किया गया था, तो ये भी बलबन के द्वारा ही शुरू किया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एक दो प्रथाएं थी, एक थी सिजदा, दूसरी थी पाबोस, कौन कौन सी थी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सिजदा और पाबोस, दोनों याद रख लो भाई, परीक्षा में पक्के नंबर बन जाएंगे। तो सिजदा और पाबोस प्रथा किसके द्वारा चलाई गई, तो वो भी बलबन के द्वारा ही चलाई गई थी। इसके अलावा ज़्यादा इससे नहीं जानेंगे, बस इतना ही जानेंगे, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी, कौन सा त्यौहार, नवरोज त्यौहार, और सिजदा और पाबोस की प्रथा इसने चलाई। गुलाम वंश या मामलुक वंश का राजा था इल्तुतमिश के बारे में जान लेते हैं। अच्छा, इल्तुतमिश के बारे में जानने से पहले ये जानें कि किसका शासनकाल कब से कब तक, तो 1211 से 1236 के बीच इसका शासनकाल था। गुलाम वंश का दूसरा शक्तिशाली शासक था। इसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली के लिए स्थानांतरित किया। तो लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला गुलाम वंश का राजा, तो वो कौन था, इल्तुतमिश। अच्छा, इसके द्वारा एक इक्ता प्रणाली, तो इक्ता प्रणाली की जो है वो शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा की गई। क्या थी ये इक्ता प्रणाली, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो भू राजस्व प्रशासन के लिए जो है वो इक्ता प्रणाली की शुरुआत की गई, इस बात को आपने याद रखना है। और इल्तुतमिश की बात करूं तो इसने टंका और जित्तल दो सिक्के चलाए थे। इल्तुतमिश ने दो सिक्के चलाए, एक सिक्के का नाम था टंका और दूसरे सिक्के का नाम था जित्तल। तो टंका और जित्तल नाम के दो सिक्के किसने चलाए, तो टंका और जित्तल नाम के दो सिक्के जो चलाए थे वो किसने चलाए थे, इल्तुतमिश ने चलाए थे। अब टंका कैसा सिक्का था, तो टंका जो था वो चांदी का सिक्का था और जित्तल जो है वो एक तांबे का सिक्का था। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है कि तांबे का सिक्का कौन सा था, तो टंका था चांदी, सिल्वर का कॉइन, और तांबे का कौन सा था, जित्तल। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि शुद्ध अरबी के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे, तो शुद्ध अरबी के सिक्के जो है वो भी इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए थे। तो अगर मैं खिलजी वंश की बात करता हूँ तो खिलजी वंश की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, तो खिलजी वंश की जो स्थापना है वो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी, इस बात को आपने याद रखना है। और इसका जो टाइम पीरियड है अलाउद्दीन खिलजी का वो आपको याद रखना है 1296 से 1316। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है, जितनी भी बातें मैंने बताई आपको। और शुद्ध अरबी के सिक्के किसने चलाए थे, इल्तुतमिश ने चलाए थे, ये बात आपको याद रखनी है। अली गुरशास्प कौन था, तो अली गुरशास्प अलाउद्दीन खिलजी का ही मूल नाम था, बचपन का नाम था। तो ये सारे रिपीट हुए क्वेश्चन है। और मलिक काफूर इसका सेनापति था जिसको 1000 दिनारी कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भक्ति आंदोलन किसने शुरू किया था। अब बात हो रही है भक्ति आंदोलन की, तो भक्ति आंदोलन जो है वो अलवार संतों के द्वारा दक्षिण भारत में शुरू किया गया था। किस शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में। तो 6ठी शताब्दी में जो है वो शुरू किया गया था भक्ति आंदोलन, इस बात को आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा जी, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। इतनी बात तो आप समझ गए कि अलवार संत जो है इन्होंने भक्ति आंदोलन 6ठी शताब्दी में शुरू किया था। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर भक्ति आंदोलन को किसके द्वारा लाया गया था। तो दक्षिण नीचे है, फिर उत्तर भारत की ओर लाया, तो वो लाया था रामानंद। किसने लाया था, रामानंद। तो रामानंद आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और रामानंद जो है वो कबीर के गुरु रामानंद, याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाएगा। अच्छा, सूरदास ऑप्शन में दिया है। सूरदास की कुछ लिखी गई कृतियाँ हैं, जैसे कि सूर सागर हो गया, बहुत बार पूछा गया सूर सागर, तो बहुत आसान है, सूर सागर से सूरदास। सूर सरावली, ये भी बहुत आसान है, ये भी सूरदास। तुलसीदास का बाद में पढ़ेंगे। और साहित्य लहरी, तो 3 याद रखनी है, सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी, ये तीनों के तीनों 100 से आती है। और किसने लिखी है, सूरदास ने ही लिखी है। अच्छा, तुलसीदास के बारे में पढ़ लेते हैं। तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली,
विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा, पार्वती मंगल, वर्वे 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 भी है कि ग्रंथ है किसका, वर्वे। सीधा क्वेश्चन आ सकता है वर्वे क्या है, तो वर्वे ग्रंथ है किसका, तुलसीदास का। रामायण, रामायण की लिखा जरूर है लेकिन इसके बारे में इसने भी लिखा है, तो इन कृतियों के बारे में इसने जरूर लिखा है। रामायण तो वाल्मीकि के द्वारा रचित है, इस बात को आपने याद रखना। तो रामचरितमानस के रचयिता कौन है, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है ना। तो दोहाबली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, तो इस सारे के सारे तुलसीदास की द्वारा लिखी गई कृतियाँ हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि टीपू सुल्तान किसके नेतृत्व वाली अंग्रेजी फौजों से लड़ते हुए मारे गए। तो टीपू सुल्तान जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली, याद रखना है, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ जो युद्ध हुआ था, चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, कब हुआ था भाई, 1798 और 99 के आसपास। तो 1798-99 के आसपास जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें जो है वो टीपू सुल्तान की जो है वो मारे गए थे। और टीपू सुल्तान जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने ये युद्ध हुआ था, इसमें मारे गए थे। आपको चारों आंग्ल मैसूर युद्ध का पता होना चाहिए। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में हुआ, क्या बोलेंगे, 80 से 84। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1789 से 1792 के बीच हुआ। और चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1798 से 1799 के बीच में हुआ। और ये दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं। अच्छा, तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जो 1789 से 1902 तक चला, इसके बाद एक संधि हुई थी और उस संधि का नाम था श्रीरंगपट्टनम। क्या बोलेंगे, श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि बहुत बार पूछी जाती है। ये हुई थी टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 18 मार्च 1792। तो 18 मार्च 1792 को क्या हुआ था, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और चारों के चारों आपको आंग्ल मैसूर युद्ध भी यहाँ से याद रखने हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए जी, ये सारे के सारे परीक्षा में काम आने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में पहली रेलवे लाइन किस वर्ष चालू हुई। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज ओपन इन द ईयर। तो ये हुई थी भाई 1853। लेकिन कमीशन का पेपर देने जा रहे हो, एग्जैक्ट पूछेगा आपसे, तो अगर एग्जैक्ट बात कहूँ तो इसके साथ लगा देना 16 अप्रैल 1853। क्या लगाओगे, 16 अप्रैल 1853 को। और किसके समय और कहाँ से कहाँ तक, तो याद रखना ये जो रेलवे लाइन चलती है वो मुंबई से ठाणे, ये रेलवे लाइन मुंबई से ठाणे के बीच चलती है। इस बात को आपने याद रखना है। कितने किलोमीटर चली, तो 34 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर। किसके समय, लॉर्ड डलहौजी। भारत में रेलवे का पितामह के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति है लॉर्ड डलहौजी। इस बात को आपने याद रखना है। और याद रखना है दूसरी रेलवे लाइन चली थी फिर 1854 में हावड़ा से हुगली, हावड़ा से हुगली। तो दूसरी रेलवे लाइन आपको, अगर आपको पहली आती तो दूसरी भी याद आनी चाहिए। तो ये चली थी हावड़ा से हुगली, ये भी डलहौजी के समय ही चली थी। अच्छा, भारतीय रेलवे बोर्ड की बात करते हैं। तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905। कब हुई थी भाई, 1905 में होती है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना। और भारतीय रेलवे बोर्ड का जो मुख्यालय है ना वो कहाँ पर है, दिल्ली में। कहाँ पर है भाई, दिल्ली में। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। पीडब्ल्यूडी के जनक भारत में अगर मैं बात करूँ तो वो भी लॉर्ड डलहौजी है। भारत पर जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति जो चलाई थी वो भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही चलाई गई थी, जिसको आप हड़प की नीति भी कहेंगे। ये भी किसने चलाई, लॉर्ड डलहौजी ने ही चलाई। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 की बात करें तो 1857 में जो क्रांति होती है वो किसके समय होती है, लॉर्ड कैनिंग। तो उस समय भारत के जो वॉइस रॉय थे वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। और 1857 की जो क्रांति है वो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू होती है। कहाँ से होती है, मेरठ से शुरू होती है। और इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो रोटी होता है। क्या होता है, रोटी और कमल। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। हर हर महादेव टू ऑल स्टूडेंट्स।